चलो तो सबसे पहले रिवीजन में मोल के बारे में समझते हैं, राइट। आप देखो 1 मोल इट इज जस्ट अ काउंटिंग नंबर, इजंट इट। कितना होता है बेटा, कितने लोगों को याद है? वैसे यहाँ पे 6.02, इनफैक्ट 6 इंटू 10 के पावर 23 भी याद रखोगे तो चलेगा। और इसी नंबर को क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोस नंबर। इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा, पहली चीज तो ये दिमाग में रखनी। दूसरी मासेस के बारे में आ जाते हैं, क्योंकि मोल मास रिलेशनशिप ये सब निकालने के लिए मास के बारे में। ये बताओ कोई भी एटम किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड, ये दोनों न्यूक्लियस का पार्ट है और ये ऑर्बिट, और अब के टाइम पे हमें पता है कि ये ऑर्बिटल में रहता है, राइट। एकदम मॉडर्न पिक्चर के हिसाब से ये आउटसाइड ऑर्बिटल में। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? यस। अच्छा ये बताओ, अगर मैं बोलूं कि हमारे पास सोडियम एटम है, कैन यू टेल मी हाउ मेनी, अगर मैं ये नोटेशन आपको दे दूं तो ये जो नीचे लिखते हैं बेटा ये Z होता है और ऊपर लिखते हैं वो क्या होता है? A। Z मतलब एटॉमिक नंबर एंड A का मतलब क्या हुआ? मास। मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? बोलो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। मास नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? हाँ जी, सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी अगर एक लाइन में बोलना हो तो न्यूक्लियॉन नंबर के बारे में बताता है। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, तो कभी भी मास आएगा तो मास किसके वजह से आएगा? इसके अंदर प्रेजेंट पार्टिकल्स की वजह से। सोडियम के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोटॉन कितने हैं, तो जितना एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर कितना है? 11। न्यूट्रॉन कितने हैं? तो आप बोलोगे कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों मिला करके कितना है? 23। तो न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू व्हाट? A माइनस Z, एंड ये आप रखोगे तो कितना आ गया? 12 आ गया। आ गया क्या? तो यानी कि और इलेक्ट्रॉन अगर मैं आपसे पूछूं तो इलेक्ट्रॉन कितना है? यार उतने ही जितने प्रोटॉन है, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है। अच्छा, इनके चार्जेस आपको पहले से क्लियर है? कितने लोग बता सकते हो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? कितने लोग बता सकते हो? हाथ उठाओ। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, हाँ बिल्कुल, -1.602 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। सबको समझ में आ रहा है? दिस इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। आ रहा है क्या समझ में? इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोटॉन पे चार्ज, तो इतना ही है, बस ये प्लस साइन में। तो यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन दोनों के चार्जेस मैग्नीट्यूड वाइज सेम है और साइन में अपोजिट है। ये सुनो। तो दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं मासेस की, तो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ग्रेटर होता है प्रोटॉन से, लेकिन मैं अभी नियरली एक जैसा मान के चलूंगा। आप बताओ कितना होता है? 6-7 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम बेटा ना। इसको ये वैल्यू बहुत क्लोज है, अभी मैं मोल से भी रिलेट कराऊंगा। तो ये प्रोटॉन का मास है। सबको क्लियर है? ओके। अब जब बात आती है एटम के मास की, तो टेक्निकली द मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू द पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट। तो बताओ उसका मास एटम का अगर निकालना हो तो मुझे इलेक्ट्रॉन के मास, प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन, इन सबको जोड़ करके बताना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बेटा? इंटू 10 के पावर -31 kg, या अगर ग्राम में करना हो तो कितना आएगा? -3 कर दे तो कितना? 28 ग्राम। अभी भी आप देखो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का अगर मास देखो तो लगभग 18, 36, 37 टाइम्स आता है रेशियो लोगे तो। इससे ये समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो नेग्लिजिबल है। तो यानी कभी भी मास देखना हो तो हमेशा हम क्या ध्यान देना चाहिए? मास नंबर। ओके, न्यूक्लियॉन्स। और क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास हमें पता ही है तो हम सीधा भी मास निकाल सकते हैं। आपसे कभी कोई पूछे कि बताओ बेटा हीलियम एटम जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मास कितना होगा? तो आपको बोलना चाहिए कि 4 इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन। और एक का मास कितना है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का? 1.67। तो आंसर हो जाएगा 4 इंटू 1.67 10 के पावर -24 ग्राम। कभी आपसे कोई पूछे ग्राम में तो ऐसे करना है। चलो
ये तो हो गया बहुत ही एकदम फंडामेंटल से, मतलब हमने कुछ एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड मास, ऐसा कुछ नहीं जानते तो हम ऐसा कर रहे हैं। एक दूसरा अप्रोच बनता है जब आप ये जानते हो एटॉमिक स्केल पे मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं। जैसे लार्जर स्केल पे बात करूं, हमें अपना मास, तुम्हारा मास अगर मेजर कराना हो तो किस में करेंगे? कन्वीनियंट यूनिट किलोग्राम। भाई कोई आई मीन 30-40 किलो का होगा तो कोई 70-80 किलो का भी होगा, क्यों विनायक? ठीक है, तो अगर आप वेट मतलब मास देखो तो इस हिसाब से हमारे पास कन्वीनियंट यूनिट किलोग्राम है। लेकिन जब आप एटॉमिक लेवल पे चले जाते हो तो वहां पे किलोग्राम एंड ग्राम इज वेरी वेरी बिग यूनिट, बहुत बड़े होते हैं उनके मासेस के रेस्पेक्ट में, है ना? तो फिर क्या करते हैं, तो उस एटॉमिक लेवल पे एक मास का एक स्केल डेवलप किया गया है जिसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास। कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? एएमयू को कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट इज 1 एएमयू? 1 एएमयू इज 1/12 ऑफ मास ऑफ C12। बिल्कुल ऐसे ही डिफाइन, कभी आपसे पूछ लेना कि डिफाइन करो एएमयू क्या है, तो ये मत बोल देना एएमयू इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। अरे प्रैक्टिकली वही होता है, बट थ्योरेटिकली ये मास ऑफ C12 आइसोटोप का 12th पार्ट होता है, जस्ट 1/12 ऑफ मास ऑफ C12। क्या समझ में आ रहा है? अच्छा, अब अगर आप इसको प्रैक्टिकल वैल्यू के टर्म में देखने की कोशिश करो तो यार कार्बन 12 का मास कितना होगा? इसमें न्यूक्लियॉन्स कितने प्रेजेंट है? 12। एक न्यूक्लियॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू दीज मेनी ग्राम्स। 12 न्यूक्लियॉन है तो क्या 12 इंटू दिस मास हो जाएगा क्या? अच्छा, डिवाइडेड बाई भी 12 कर दोगे तो 12 12 कट गया क्या? तो क्या आ रहा है? दिस इज कमिंग सिमिलर टू 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। ये सुनो, बोलो। अच्छा, एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं, इसको देखोगे तो बिल्कुल आपको आइडिया लग जाएगा। देखो तो कितने लोगों को दिख रहा है कि सर ये 1 ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं इसको? कितने लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि सर ये 1 ग्राम पर मोल? आप एक काम करो, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप डिवाइड कर लो। ये बताओ 1 ग्राम पर मोल लिखने का मतलब क्या हुआ? यही। और मोल लिखने का मतलब क्या है? हमने नंबर अभी सीखा था, 6 इंटू 10 के पावर 23 ग्राम। इसको कटा के देखो तो ये ऊपर जाएगा तो -23, यहाँ 10 ले लोगे तो -24, सो 10/6 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। इसको सिंप्लीफाई करो तो 1.67 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। So 1 AMU can be written as this, and 1 AMU can be written as this, and its value is closest to 1.67 into 10 के पावर। इस तरह से हमारे पास मास की क्लैरिटी आ गई, वो चाहे इलेक्ट्रॉन का पूछे, एटम का पूछे, है ना, प्रोटॉन का पूछे, एक सिंपल न्यूक्लियस का पूछे, किसी का भी पूछे तो आपको बताया जा सकता है। कर लोगे ना? एकदम ऐसे ही देखना है, मतलब हर तरह से उसको पहुंचने की कोशिश करना है। अब मैं बात करता हूं, अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि ये बताओ, अगर आपको मास निकालना है, से फॉर एग्जांपल H2O का, बता सकते हो कितना मास होगा? व्हाट विल बी द मास? 18। हाँ जी। कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी हमने देखा 1 AMU is 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 आइसोटोप एंड दैट इज कमिंग आउट क्लोज टू दिस, मतलब एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास के बराबर आ रहा है। ये सुनो, तो जितने प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन उसमें प्रेजेंट है उनको सम कर लेंगे और उसी के बगल में एएमयू लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई हाइड्रोजन में कितने न्यूक्लियॉन्स है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 2 इंटू 1। अच्छा, ऑक्सीजन में कितने न्यूक्लियॉन्स है? 16। ये मिला दो, कितना हो गया? 18। 18 एएमयू इज द राइट आंसर। अगर कोई बोले कि नहीं भाई मेरे को एएमयू में नहीं चाहिए, ग्राम में चाहिए, तो क्या दिक्कत है यार? आप ग्राम की वैल्यू उठा करके ये रख दो, यू विल गेट द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? बोलो। अच्छा, तो अब यहां से दो टर्म डिफाइन होते हैं, एक है एटॉमिक मास और दूसरा है मॉलिक्यूलर मास। कौन से दो टर्म है? एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। अब ये एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है? मिटा दो ना ये सब। एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है? भाई देखो, नाम से ही क्लियर है, एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूलर मास मतलब मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। एक सिंगल मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो मॉलिक्यूलर मास होता है, और एक सिंगल एटम का जो मास हो वो क्या होता है? एटॉमिक मास। जैसे मैं बोलूं एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन,
कितना बोलोगे? एक सिंगल एटम का मास और एक सिंगल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है? 16। अच्छा, कितने लोगों को पूरा टेबल याद है मास का? मास का पूरे एटम्स का, यानी टिल 20 तक मैंने बताया था आपको याद रखने का तरीका, याद है? बताओ, चलो चलो। हाइड्रोजन, हीलियम, अच्छा ठीक है। लिथियम, बोलो। बेरिलियम, हाँ अब देखो आवाज कम होती जा रही है धीरे धीरे। बोरॉन, बोलो। नाइट्रोजन, सॉरी, कार्बन, ठीक है। इसके बाद नियॉन, सॉरी फ्लोरीन, नियॉन, आ रहा है क्या बात समझ में? सोडियम बताओ। उसके बाद Mg का, एल्यूमिनियम का, बोलो। अच्छा, ये क्या रूल लगा रहे हैं? अगर कुछ एक्सेप्शंस छोड़ दो, कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जिनको अगर छोड़ दो, तो मोस्ट केसेस में ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न फॉलो करता है। अगर ऑड नंबर का एटॉमिक नंबर है तो उसका डबल से एक ज्यादा, जैसे 3 है तो 3 टू जा 6 एंड प्लस 1 7, 5 है तो 5 टू जा 10 प्लस 1 यानी 11, 8 है, 9 है तो 9 टू जा 18 एंड प्लस 1। और अगर इवन नंबर में है तो रफली डबल हो जाता है। तो जैसे 2 है तो ये 4 हो गया, ये एक्सेप्शन है जो सर्कल मैंने कर रखे हैं। 6 है तो 12, 8 है तो 16, 10 है तो 20, 12 है तो 24, 14 है तो 28। तो इवन एंड ऑड का केस क्लियर है। जो अलग से हैं उनको दिमाग में रख लेना। फॉस्फोरस कितना हुआ बेटा? 15 और 31 होता है यहाँ पे, बोलो। सल्फर 16, 32। इसके बाद क्लोरीन कितना? 70। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्यों होता है भाई ऐसा? हाँ, क्योंकि जो नेचर में हमारे पास सैंपल मिलता है ना, और उसमें अगर आइसोटोप का प्रेजेंस हो और डिसेंट अमाउंट, तो वैल्यूज काफी अफेक्टेड होती है, सुनो। तो क्लोरीन के दो मेजर आइसोटोप्स हैं, कौन कौन से? Cl35 एंड Cl30। अच्छा, जब ये दोनों ही प्रेजेंट है और दोनों का एक अच्छा खासा अमाउंट प्रेजेंट होता है, तो हमेशा हम एवरेज वैल्यू लेते हैं, और एवरेज वैल्यू की वजह से डेसिमल में चीजें आती हैं। इज दैट क्लियर? तो एवरेज लेना हो तो इसका बताओ कैसे निकालते हैं? एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला बताओ। तो आप बोलोगे कि भाई मास ऑफ, यानी उसका मास नंबर A1 इंटू इट्स परसेंटेज, या मैं इसको कैसे बोल दूं, उनका रिलेटिव अबंडेंस M1 प्लस सेकेंड वाले का मास इंटू उसका रिलेटिव अबंडेंस M2 डिवाइडेड बाई अबंडेंस का सम A1 प्लस A2। A1 A2 यहाँ पे अबंडेंस मान लो, M1 M2 उनके एटॉमिक मासेस है। हाँ, या तो परसेंटेज के फॉर्म में लिख लो तो 100 से, तो करने आता है ना सबको। चलो अच्छा, तो मुझे ये बताओ इन दोनों के परसेंटेजेस है कितने? क्वेश्चन लिखो तो। फाइंड द परसेंटेज ऑफ Cl35 एंड 37 if the average atomic mass is 35.5. Find the परसेंटेज। निकाल लिया? हाइड्रोजन का क्या? सॉरी, हाँ नीचे 2 है भाई, वो तो गलत। हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर 1 होगा।
कर लिया बच्चा? हाँ, कितना आ रहा है बताओ? तो देखो ऐसा मान ले रहा हूं कि मैं ये x परसेंटेज है, तो ये 100 माइनस क्या हो जाएगा x, बोलो ना। अब मुझे अगर 100 यूनिट लूं, इसमें ये x है, तो ये 100 माइनस x हो जाएगा। अब इसका एवरेज निकालने के लिए एवरेज का फॉर्मूला क्या था भाई? इसका मास इंटू इसका परसेंटेज 35 इंटू एक्स, प्लस दूसरे का मास इंटू उसका परसेंटेज 37 इंटू 100 माइनस एक्स, एंड होल डिवाइडेड बाई व्हाट? देयर अबंडेंस, यानी x प्लस 100 माइनस एक्स। कट जाएगा ये x x, ये कितना आया 35.5। अब 100 से ये मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 3550। 3550 इज इक्वल टू 35x और माइनस 37, माइनस 2x हो गया, और ये 3700 प्लस में आ गया। अब इसको थोड़ा इधर उधर कर लो, तो 2x की वैल्यू, मतलब मैं इसको इधर लिया, 3700 माइनस 3550 कितना आ रहा है बेटा? ये 3550, बोलो 150 आ गया 2x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 75%। किसका है 75%? क्लोरीन 35 का होना भी चाहिए, क्योंकि वैल्यू 35 के नजदीक ज्यादा है ना, 35.5, तो उसका डोमिनेंस होना चाहिए, और आ भी यही रहा है। क्या सबको समझ में आ गया? तो 35.5% इसका होगा, एंड सॉरी 75 इसका होगा, एंड बाकी। तो ये एवरेज वैल्यू है। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ गया? तो एटॉमिक मास क्या है भाई? मास नंबर देखो, उसके बगल में AMU चिपका देना है। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होगा? 32 AMU। क्लोरीन का कितना होगा? 35 हाँ। एल्यूमिनियम का कितना होगा एटॉमिक मास? 27 AMU। मास में कोई पूछे तो, आई मीन इन टर्म्स ऑफ ग्राम कोई पूछे तो 1.67 इंटू 10 के पावर। क्लियर है ना ये? ऑल सॉर्टेड? चलो इसके बाद देखते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास वर्ड से ही क्लियर है, मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जब कई सारे एटम मिल करके, एक से ज्यादा एटम मिल करके, ज्यादा टाइप जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा एटम होने चाहिए। जैसे H H मिल करके क्या बन जाए? H2। अनफॉर्चुनेटली H ही मिल करके कुछ नहीं बनता है, वो हमेशा एटॉमिक फॉर्म में ही रहते हैं। तो H हो गया, O मिलके क्या बन सकते हैं? O2। एंड ऑक्सीजन ही मिलके क्या बन सकता है? O3 भी। तो O3, O2, H2, HCl, H2SO4, जितने भी एसिड मैंने आपको बताए हैं, CCl4, ऑर्गेनिक, जितनी भी चीजें जिनके फॉर्मूला आप क्लियर लिखते हो और जो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, उन सभी को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। ओके? एक से ज्यादा एटम बॉन्डेड टुगेदर बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड एंड एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट फॉर्म इन द नेचर। एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट फॉर्म का मतलब ये स्पेसिफाई करना जरूरी ये है, इसलिए है क्योंकि अगर आप सोचो, मैं बोल दूं डायमंड, डायमंड में भी कोवेलेंट बॉन्ड है, बट क्या वो डायमंड मॉलिक्यूल है? नहीं सर, क्योंकि उसका कोवेलेंट बॉन्ड का कोई अंत ही नहीं है। एक कार्बन बाकी 4 से जुड़ा है, वो बाकी 4 और 4 से जुड़े हुए हैं, ऐसे चलता जा रहा है। इसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है छोटे फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में। ये तो एक जाइंट स्ट्रक्चर है, डायमंड एक सॉलिड है। इज दैट क्लियर ना? तो मॉलिक्यूलर नेचर का मतलब है, ऐसे समझ लो कि जैसे किसी को गर्म किया तो वो एक यूनिट सेपरेट होकर के बाहर आ जाए पूरे कंपाउंड से, पूरे कंपाउंड, पूरे आई मीन पार्ट को ब्रेक ना करना पड़े। तो ऐसे, तो इसलिए बोलते हैं मॉलिक्यूल उनको डिफाइन करते हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड हो, नंबर 1। दूसरा, वो इंडिपेंडेंट स्मॉल यूनिट में एग्जिस्ट करे। ठीक है? अगर ये सारी चीजें फुलफिल होती है तो उसको आप मॉलिक्यूल का कैटेगराइजेशन दे सकते हैं। जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप में एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है, कौन सा बताओ? कौन सा ऐसा सॉलिड है जो मॉलिक्यूलर नहीं? ग्रेफाइट नहीं। ग्रेफाइट भी बेटा 2 डायमेंशनल नेटवर्क होता है। बकमिंस्टर फुलरीन, क्योंकि उसका फॉर्मूला आप लिखते हो ना, C60, C120, C180। so बकमिंस्टर फुलरीन इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूल सॉलिड भी हो सकते हैं, बट फर्क बस इतना है कि जब आप उनको आइसोलेट करना चाहो तो डिस्क्रीट फॉर्म में, छोटे यूनिट में वो आइसोलेट किए जा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्या सोडियम क्लोराइड एक मॉलिक्यूल है? बिल्कुल नहीं। क्यों? हाँ जी, वो आप गर्म करके NaCl यूनिट को आप आइसोलेट नहीं कर सकते। एक Na+ अपने चारों तरफ बहुत सारे नेगेटिव आयन से, एंड बहुत सारे नेगेटिव आयन बहुत सारे पॉजिटिव से, ऐसे करके एक लार्ज क्रिस्टल वो डेवलप करते हैं,
एंड ये क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट होता है, इसलिए यहाँ पे कोई इस तरह का मॉलिक्यूलर एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वो मॉलिक्यूल नहीं। इसलिए कभी बोले कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl, तो ये यूजलेस टर्म है। इसलिए यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जाता है, फॉर्मूला वेट। हालांकि अगर आप न्यूमेरिकल्स लगाओगे तो आप मॉलिक्यूलर वेट निकालो या फॉर्मूला वेट निकालो, आपको कहाँ फर्क पड़ने वाला है, आपको तो जोड़ना वही एमयू ही है। तो इसलिए आंसर हमारा अनअफेक्टेड होता है, टेक्निकलिटी में, डिटेल में डिफरेंस है कि NaCl इज नॉट अ मॉलिक्यूल, सो यूजिंग द वर्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, आई मीन ये कहीं ना कहीं शो करता है कि हमने NaCl और बाकी कंपाउंड्स में कोई डिफरेंस समझा ही नहीं। तो इसलिए NaCl के लिए फॉर्मूला मास लिखना ज्यादा अप्रोप्रिएट है एंड बाकियों के लिए। और क्योंकि यहाँ फॉर्मूला वेट लिखते हैं, इसलिए मोलारिटी के जगह आयनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मेलिटी डिफाइन किया। फॉर्मेलिटी मोलारिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, आप उसमें भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट ऊपर लेते हो और नीचे क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मोल जब आप निकालते हो तो उसके मोल के फॉर्मूले में डिफरेंस है कि मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास है या मास अपॉन फॉर्मूला मास है। इज दैट क्लियर? चलिए बेटा, तो ये तो बात रही एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास की। फिर एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं क्या, मोलर मास। हाँ, व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास इज द मास ऑफ one mole of any particular substance. Molar mass is the mass of 1 mole of any particular. तो क्या एक क्वेश्चन लिखोगे, राइट द मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास ऑफ H2SO4, राइट द मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास ऑफ H2SO4। बोलो, मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास दोनों सेम है? क्या कर रहे हो यार, बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। तुम लोग सिर्फ क्या देखते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब ये इतना बड़ा गैप है, जैसे कोई बोल दे कि समुद्र का जो मास है वो 50 ग्राम है। 50 ग्राम है क्या? कितना है मास तुम्हारा? 45? अच्छा मैंने गलत बोल दिया, चलो ठीक। मान लो कोई बोल दे कि 45 है और कोई बोले कि नहीं यार ये 45 नंबर ठीक थोड़े दिखता है, आप इसके साथ यूनिट लगाओ, तो कोई बोले नहीं 45 मिलीग्राम, चलेगा क्या? सेइंग 45 मिलीग्राम एंड 45 किलोग्राम मेक सेंस? और दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है तुमको? किलोग्राम ना। तो ऐसे ही डिफरेंस बहुत ज्यादा है। मॉलिक्यूलर मास जब मैं बोल रहा हूँ H2SO4 का, तो उसका मतलब इसके एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास, एंड वो EMU उसका यूनिट है। तो कितना हो जाएगा, 2 into 1 प्लस सल्फर का कितना बेटा, 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू, मिला दो तो कितना हो गया, 98 AMU। दिस इज मॉलिक्यूलर मास। और जैसी बात आती है मोलर मास, मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दिस सब्सटेंस। अरे मोलर मास निकालने जाओगे तो तुम्हें एक H2SO4 का मास नहीं चाहिए, तुमको ऐसे H2SO4 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 डॉट डॉट कितने, इतने स्पीशीज का, तो इतने स्पीशीज का मास और एक का मास में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा। तो इज इक्वल टू मास ऑफ सिंगल और इनटू दिस मच, 6.02 इंटू 10 के पावर 23। अब बताओ AMU को क्या लिख सकते हैं, ग्राम पर मोल, और ये भी क्या है, मोल ही है ना, कट जाएगा क्या, क्या आ गया 98। हाँ, तो यूनिट में फर्क नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू, सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू में फर्क नहीं है, यूनिट में बहुत बड़ा फर्क है। एक AMU है और एक दूसरा ग्राम है, तो दोनों सेम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सो मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दिस।
यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो बताओ, क्या मैं मोल को ऐसे लिख सकता हूँ कि मोल अगर हमें नंबर्स के टर्म में कोई पूछे तो गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर, मास के टर्म में कोई पूछे तो इधर मास अपॉन, आप मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हो। इन दैट केस आपको यूनिट कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप मोल ऊपर चला जाएगा। और अगर ऐसे लिख रहे हो मोलर मास, तो आपको मोल यहाँ अलग से लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी ग्राम कैंसिल हो जाएगा। मोल यूनिट आने के लिए आपको अलग से मोल। यहाँ तक क्लियर है? सो मास अपॉन ए। अच्छा, तो मोल के ये दो फॉर्मूले हैं, नंबर अपॉन एवोगाड्रो, मास अपॉन मोलर मास। तीसरा कोई फॉर्मूला बताओ क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था हम लोगों ने, क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू, वहां से हमने देखा है कि जो मोल है वो वॉल्यूम के टर्म में निकाला जा सकता है, और हमने देखा था कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में ये जो मोल की वैल्यू है, यानी वो वॉल्यूम अपॉन आरटी बाई पी, इसकी वैल्यू एनटीपी पे कितनी होती है इस चीज। हाँ, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम अपॉन 22.4, एनटीपी पे वॉल्यूम बता दो अपॉन 22.4, सो वॉल्यूम अपॉन 22.4। लेकिन ये किसके लिए? ये एनटीपी पे। और दूसरा ये किसके लिए है? आइडियल गैस। ये किसके लिए वैलिड है? आइडियल गैस। ध्यान देना, इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। कभी कभी रिसीव करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तब ये कितना बड़ा सा टॉपिक लगता था ना, कि क्या है। अभी अभी लग रहा है कि ये लो लेवल का चीज हो गया, रियलाइज हो रहा है कि नहीं, कोई बहुत छोटी चीज है ये। कि अब जब आप एक एक चैप्टर्स पढ़ते जाते हो ना, तो पुरानी चीजें बहुत आसान लगने लगती हैं। अगर आप थोड़ा रिवाइज करके चल रहे हो तो लगता है यार क्या था, उस समय क्यों फंस गए थे इसमें, इसमें क्या ही दम था। क्योंकि अब आप उसको यहां से देख रहे हो ना, तब वो छोटा दिखाई दे रहा है। तो आप जैसे जैसे ग्रो होते जाओगे ना, पुराने टॉपिक आसान लगने जाए। अभी जैसे इस समय पहाड़ लग रहा होगा, तो आप रे वर्क डन निकालना है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल क्या होता है, तो उसमें तकलीफ हो रहा होगा। कुछ दिनों के बाद वही लगने लगेगा कि यार कितना इजी सा टास्क है वो। हाँ, कौन से वाले का? वो तो अभी कर सकते हैं, अभी कराऊंगा मैं, ठीक है। अब जैसे देखो, आपको मैं अगर कुछ क्वेश्चन दूं कि भाई ये बताओ, अगर 2 मोल मैंने H2SO4 लिया है, उसका मास कितना होगा? 2 मोल, या कई बार मैं नंबर्स के टर्म में दे दूं। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मास ऑफ 3.01 इंटू 10⁻20 molecules of ozone। फाइंड द मास ऑफ, क्या दिया है और क्या पूछा है, और फॉर्मूला कौन सा लगाना है। पहले ये 3 बातें स्ट्राइक होनी चाहिए आपको, फिर आप कहानी आगे बढ़ाओगे। चलो बेटा, हो गया, ग्रेट। चलो,
अभी बताओ तुम्हें क्या दिया हुआ है, नंबर्स दिया है ना, किसका दिया है, ओजोन का कितना दिया है, और तुमसे पूछा क्या है, मास 20 था, ठीक है, और तुमसे क्या पूछा है, मास ऑफ ओजोन बताओ। बताओ नंबर्स एंड मास को रिलेट करने के लिए क्या मुझे ये यूज करना पड़ेगा, नंबर कितना था 3.01 इंटू 10 के पावर 20 अपॉन एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, आगे बात समझ में कैसे यूज करना है, इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। बता इसका ओजोन का मोलर मास 16 इंटू 3, क्या समझ में आ रहा है, तो यहां से मास निकाल ले, ये ग्राम में आ जाएगा, तो कितना आ गया भाई, ये 1/2 आ गया, और ये 20 से ये 10 के पावर 3 बच गया नीचे, तो मास आ गया कितना 16 इंटू 3/2 इंटू 10 के पावर -2.4 इंटू 10 के पावर -2 ग्राम। आ रहा है बात समझ में या फिर अगर लिखना हो तो 24 मिलीग्राम विल बी द राइट आंसर। क्या क्लियर हो रहा है, बोलो। ओके, तो अगर मान लो ऐसे, जैसे एक उल्टा क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मान लो एक सिंगल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, एक ड्रॉप जो होता है छोटा वाला ड्रॉप, अगर उसका मास से फॉर एग्जांपल 18 मिलीग्राम, बहुत ज्यादा हो गया क्या, कम मैंने बोल दिया, एक ड्रॉप का यार 18 मिलीग्राम इज ओके ना, एक ड्रॉप का यार वो, एक ड्रॉप नहीं, 1 ग्राम बहुत ज्यादा होता है, तुम 100 ड्रॉप ऐसे ऐसे कर लो तो 100 ग्राम हो जाएगा, नहीं यार इतने बड़े ड्रॉप नहीं होते, मतलब चलो मैं रफली ऐसे बोल रहा हूँ, चलो एक काम करते हैं 54 मिलीग्राम मान लेते, चलेगा, और ज्यादा करना है 90 मिलीग्राम कर लो, इतना ज्यादा नहीं करना, चलो लिखो तो, इफ अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज 90 मिलीग्राम, is 90 milligram, then calculate the number of H2O molecules in it. Calculate the number of molecules of H2O in it. कितना है, 5 इंटू 10 के पावर, कितने लोगों से आ गया आंसर,
चलो बच्चा, कर लिया? क्या था बताओ, कैसे निकालेंगे? क्या दिया है मैंने आपको? 90 मिलीग्राम mg हुआ, और आपसे क्या पूछा है? नंबर बताओ। तो अगेन यार, n अपॉन एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना है बेटा? 90। और ये कितना है? 5 टाइम्स गया क्या? So 5 into 10 के पावर, so n will become 5 into 10 के पावर -3 Na। ये सुनो, पूरा आप ओपन करो तो 5 into 6, इसको 6 लिख दे रहा हूँ, 20। क्या समझ में आ रहा है? यानी ये आ गया अप्रोक्सीमेटली 3 into 10 के पावर 19। 21 आएगा क्या? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, बढ़ जाएगा, 21 है। क्या आ गया सबको समझ में कैसे यूज करना है? चलो ठीक है। सो मोल निकालने की चीजें खत्म होती है। अब आते हैं हम लोग रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम समझते हैं, ठीक है? कोई भी केमिकल रिएक्शन जब आप लेते हो तो उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या बताता है? रक्षिता बोलो, खड़े हो जाओ। आप जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लेते हो, जैसे मान लो मैंने ले लिया किसका, से फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया बेरियम का हाइड्रोक्साइड, and I am treating with H3PO4 and it is forming what? Ba3PO4 का होल ट्वाइस प्लस H2O। अब अगर मैं हिसाब लगाऊं थोड़ा, तो यहाँ 3 डाल देते हैं और यहाँ 2 कर देते हैं, यहाँ 6 वाटर। क्या ये बैलेंस है? चलो, क्या समझ में आता है इसके इन कोफिशिएंट से? क्या समझ में आता है बोलो रक्षिता? ये कोफिशिएंट्स इन बेरियम हाइड्रोक्साइड इज अ मॉलिक्यूल, 3 टाइम्स बेरियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट अ मॉलिक्यूल, 3 is representing its stoichiometric coefficient। क्या होता है भैया? क्या रिप्रेजेंट करता है आकृति? ये रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन होने के टाइम पे ये किस रेशियो में रिएक्ट करने वाले, किस मोल के रेशियो में रिएक्ट करने वाले। तो इसका 3 मोल, इसके कितने मोल से रिएक्ट करेगा? तो अगर इसका 10, मतलब अगर मान लो इसका 30 ग्राम लिया तो इसके कितने से रिएक्ट करेगा? बोलो। कितना इजी है ना तुम लोग को फंसाना। मैंने अभी बोला कि मोल के टर्म में इसको सोचते हैं, और अभी मैंने बोला 30 ग्राम इसका कितने से रिएक्ट करेगा, तो बोल रहे हो 20 ग्राम। अरे मास में रिलेशन नहीं देता है ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये किस में रिलेशन देते हैं? और इसके 1 मोल का मास कितना होगा वो जोड़ना पड़ेगा पूरा, तब जाकर के वो निकल के आएगा। तो इसके 3 मोल, देखो ऐसे ही होता है क्वेश्चन में, तुम लोग बाद में ऐसे ही करते हो। गॉट इट ना? अच्छा, मैं एक्स के टर्म में अगर बोलूं तो इसको कितना बोल सकता हूँ? तो जैसे 3 मोल इसका इसके 2 मोल से रिएक्ट करेगा, वैसे इसका 30 मोल इसके 20 मोल से रिएक्ट करेगा। ऐसे इसका अगर मैं बोलूं 3x, तो इसके कितने से? 2x मोल से रिएक्ट करेगा। दीज आर मोल्स। दिस इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड विच इज टेकन और कंज्यूम। दिस इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ H3PO4 विच इज टेकन और कंज्यूम। अब मान लो मैं इनमें से किसी का भी अमाउंट देता हूं, तो क्या वैल्यू दूसरे का नहीं निकल सकता? क्या नहीं बेटा? अरे गजब बात करते हो यार। एक बात बता, अगर मैं बोलूं इसका 3 मोल इससे 2 से रिएक्ट करता है, तो इसका 30 इससे कितने से रिएक्ट करेगा? 20। तो इसमें किया क्या तूने? 3 में 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 में भी 10 से ना, तो ये वैल्यूज तो सेम है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर ये 3x हुआ तो ये 2x। अरे यार रेशियो तो वही रहना चाहिए ना, 3:2। तो ये x और ये y कैसे हो सकता है? अगर ये x है तो ये भी x होना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ये इस रेशियो में रिएक्ट करने वाले। लेने के लिए आपके ऊपर, आप कैसे भी ले सकते हो। आप किसी का 30 किसी का 50 मोल भी ले सकते हो। अगर ऐसा कुछ उटपटांग अमाउंट लोगे तो क्या होगा? कुछ रिएक्ट कर जाएगा, कुछ बचा रह जाएगा। आ रहा है क्या बात समझ में? कुछ रिएक्शन कर जाएंगे, कुछ बचे रह जाएंगे। जो बचे रह जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट। और जो खत्म हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। तो वो वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो ये करो तो, क्वेश्चन लिखो तो। 6 mole of barium hydroxide is treated with
6 mole of H3PO4 as per the following balanced chemical equation. ये रिएक्शन लिख लो. Then find the quantity of barium phosphate produced. Barium phosphate. What is barium phosphate, everybody? Ba3PO4 का whole. बोलिए. 2 मोल से सभी लोग अग्री करते हो? चलो और देखते हैं. देखो, इसका कितना मोल लिया था और इसका कितना लिया है? 6. दोनों का 6 ले लिया. अब हम ऐसे सोचते हैं कि इसका 3 मोल इसके 2 से रिएक्ट कर रहा है, तो अगर इसका 6 लिया तो इसके कितने से रिएक्ट करेगा? 4 से. तो ये पूरा 6 खत्म हो गया और ये सिर्फ 4 ही खत्म हुआ, तो ये बचा कितना? तो 2 मोल लेफ्ट. क्या समझ में आया? 6 मोल में से 2 मोल लेफ्ट, 4 मोल कंज्यूम्ड. अच्छा, अब क्योंकि हमें पता चल गया कि यार पूरी तरीके से ये 6 मोल खत्म हो रहा है और ये सिर्फ 4 मोल खत्म हो रहा है, तो इसको देखते हैं. कहीं से निकालो, आंसर आ जाएगा. इसके 2 मोल से इसका कितना बन रहा है? 1 मोल. तो इसके 4 मोल खत्म होने पे ये कितना बनेगा? तो आंसर 2 मोल हो गया. या यहां से देख लो तो भी आएगा, क्योंकि ये पूरा खत्म हो रहा था ना. तो इसके 3 मोल से कितना? 1. तो यार 6 से कितना बनेगा? इससे भी 2 आएगा, क्योंकि कंज्यूम्ड अमाउंट किसी का भी निकालोगे. एक्सेस रिएजेंट ये है, कितना बचा रह गया? 2 मोल. क्या समझ में आया? बोलो. हाँ बोलो. कैसे? अभी वही तो बता रहा था, और कैसे बताऊं? देख, अभी यही तो समझाया ना तुझे कि ये 6 मोल तूने लिया है, 3 मोल से इसका 2 मोल खत्म हो रहा है. इसको मत देख फिलहाल, एक को पकड़ के देख बस. ये भूल जाके कुछ दिया हुआ है. इसके 3 मोल से इसका 2 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो इसके 6 मोल से इसका 4 मोल रिएक्ट करेगा. और लिया तूने कितना है? तो बच गया ना 2. तो एक्सेस वही तो है यार, और क्या है? गॉट इट? अच्छा, मान लो तुमने एक्सीडेंटली स्टार्ट यहां से किया होता, तो कैसे कर दे? तो इसके 2 मोल से इसका 3 रिएक्ट कर रहा है, तो इसके 6 से यानी 3 गुना हो गया. तो ये 3 3 जा 9 होना चाहिए. क्या 9 है? मतलब ये कम पड़ गया. तो अगर ये कम पड़ गया तो इसके हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन होते टाइम पे जो भी पहले खत्म हुआ रिएक्शन वहीं रुक जाएगा. ऐसा नहीं है कि एक खत्म हो गया चलता जा रहा है रिएक्शन, क्योंकि ये दोनों कंबाइन करते तो बेरियम फॉस्फेट बनता है. समझ गए ना? तो इसलिए हमेशा जो कम पड़ जाए आंसर उसी से देखते हैं, जो एक्सेस हो जाए वो फालतू में बचा रहेगा. इज दैट क्लियर? सो दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग इनटू इट. थर्ड थिंग, सबसे सिंपल मैं बताता हूं. आपको चेक करना है ना लिमिटिंग रिएजेंट क्या है. तो इनके मोल से इनके स्टोइकियोमेट्री डिवाइड करो. 6/3 कितना आ रहा है? 6/2 कितना आ रहा है? जो कम वैल्यू आए वो लिमिटिंग रिएजेंट रिप्रेजेंट करता है. हमें अरे यार कैसे नहीं करेगा? कैसे नहीं करेगा? अभी समझाता हूं उसका ट्रिक क्या था. समझाओ. कहां से लेके आया हूं मैं? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं. एक्स वाले मेथड से. देखो, इसका देखो 3x रिएक्ट कर रहा है और इसके कितना रिएक्ट कर रहा है? 2x. तो अगर मैं बोलूं कि यार टी टाइम पे कितना बचा, तो 6 मोल लिया था, 3x खत्म हो गया. और ये मैंने 6 लिया था और 2x खत्म हो गया. अब मान लो ये 0 हो गया. x बढ़ते बढ़ते किस वैल्यू पे 0 होगा? 2. ये x बढ़ते बढ़ते कब 0 हो जाएगा? जब x 3 हो. बताओ, जैसे जैसे टाइम बीतेगा x बढ़ेगा, तो जैसे ही x2 हुआ ये खत्म हो गया, तो रिएक्शन तो वहीं रुक जाएगा ना. तो ये 2 वैल्यू कैसे आई? 6/3. 3 क्या था? कॉफिशिएंट. 6 क्या था? इनिशियल मोल. इसलिए मैंने बोला इसमें इसको डिवाइड कर दे यार, जो कम आए वही क्या होगा? लिमिटिंग. रक्षिता,
पूरा समझ आ रहा है बात कि थोड़ा थोड़ा आ रहा है इसमें? पूरा आ रहा है? तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, चलो लिखो। अच्छा रुको, थोड़ा और आगे करके कराता हूँ एक क्वेश्चन ना। हाँ हाँ, वो तो वही है। करेक्ट क्वेश्चन है, लिखो तो। हाउ मेनी moles of ammonia can be formed if 28 gram each of nitrogen and hydrogen taken together? If 28 gram each of hydrogen and nitrogen taken together. किसको? बोला रे? कितना हो गया? हाँ यार, पहले तो रिएक्शन लिखो। सबने कर लिया होगा आई होप। देखो इधर, कितना मोल था बेटा नाइट्रोजन का? 28 ग्राम है ना? तो 1 मोल हुआ ना? अरे N2 है ना? और H2 का कितना है? 28/2, कितना? 14 मोल। समझ में आया? अब ध्यान से देखो, अब ये बताए इसका 1 मोल खत्म हुआ तो इसका कितना बनेगा? 2 मोल। इसके 14 खत्म हुए तो बहुत ज्यादा बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? तब तक N2 खत्म हो चुका होगा, तो ये या एक्स वाले मेथड से देख लो। लिमिटिंग रिएजेंट से हमेशा आंसर निकालते हैं ना, तो ऐसे देख 1/1, इसका वैल्यू 1 आया, 14/3 करेगा तो 1 से बहुत ज्यादा आएगा। ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इससे आंसर निकालो, सही आएगा। गॉट इट? थर्ड तरीका क्या है कि यार इसमें ना x के टर्म में लिखो। 1 मोल 3 से रिएक्ट करता है तो x कितने से रिएक्ट करेगा? 3x, और ये कितना बनेगा? 2। लिया तूने 1 था, कंज्यूम x हुआ 3x हुआ, तो ये कितना बचा? 1 माइनस एक्स। ये कितना हुआ? 14 माइनस 3x। कहानी अभी भी वही है, जो सबसे मिनिमम आए वही आंसर लेना है। x की वैल्यू 1, ये x की वैल्यू 14/3 विच इज 4 पॉइंट, डॉट डॉट डॉट। तो ये करेक्ट है, ये गड़बड़ है क्योंकि ये एक्सेस रिएजेंट है। x जैसे ही 1 हुआ ये खत्म हो गया, और 1 पे ये खत्म हुआ नहीं है, ये बचा रह गया, तो x की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो। 14 में से 3 गया, कितना आया? तो 11 मोल ये बचा रह जाएगा आफ्टर रिएक्शन। और x की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, तो कितने सारे तरीके हैं, जैसे मर्जी वैसे कर लो। क्या था?
सबको समझ में आ गया। अब आओ समझते हैं हम लोग क्या कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ओके, मोलारिटी, मोलालिटी, ये सब समझ लेते हैं। पहले मैं फॉर्मूला लिख करके समझाता हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक, लिख। इतना ही है मोल। अब सोचो इसको पढ़ने में हम लोग को कितना लेक्चर लगा था। मैं इसलिए आप लोग को बहुत बार समझाता हूँ कि जितनी क्लासेस दे करके चीजों को समझी हुई है, अगर उसको सम अप करना हो तो एक चैप्टर को एक लेक्चर में, प्रॉपर 1.5 घंटे के लेक्चर में उसको सम अप किया जा सकता है ढंग से, वो भी। हाँ, लेकिन तब जब आप थोड़ा पढ़ करके तैयार रहोगे तब सम अप किया जा सकता है। अब फिर भूल ही गए कि यार मोल का नंबर कितना था, यही भूल गए एएमयू क्या होता है, तब तो फिर से नर्सरी क्लास से स्टार्ट करना चाहिए। ओके, तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ रिवीजन। चलो समझते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स किसके लिए डिफाइन करते हैं? ऑफ कोर्स डिफाइंड फॉर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं भाई? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर मैं बाइनरी सॉल्यूशन लूं ना, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो सोल्यूट यूजुअली कम होता है, सॉल्वेंट यूजुअली ज्यादा होता है। अगर और एक्यूरेट डेफिनेशन चाहते हो तो सॉल्यूशन का जो फेज है वो जिस कंपोनेंट के फेज से मैच करता है उसी को सॉल्वेंट बोलते हैं। यानी सॉल्यूशन अगर लिक्विड है तो लिक्विड ही सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूशन अगर सॉलिड है, जो कि आप लोगों को कम थोड़ा समझ में आता है कि सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है। एलॉय इज अ सॉलिड सॉल्यूशन। जितने भी मेटल को मिक्स करके चीजें बनाई जाती हैं, एलॉय फॉर्मेशन होता है, वो क्या होता है? हाँ ठीक है। देखो, अच्छा, तो उसको पहले बेसिक डेफिनेशन समझाना पड़ेगा। व्हाट इज सॉल्यूशन? अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। आइस तुम डाल रहे हो और जब तक वो पिघल नहीं गया है, पानी को तुमने नमक में मिलाया, नमक को पानी में मिलाया, ठीक है। उसके बाद ठंडा मतलब कहाँ तक गया? अच्छा, और तुम्हें एक जबरदस्त बात बताऊं? जबरदस्त बात यह है कि अगर तुम उसकी कूलिंग करना शुरू करोगे, फ्रीजिंग, तो उसमें से आइस बन बन करके निकलना शुरू हो जाएगा और हमेशा कुछ ना कुछ लिक्विड बचा रह जाएगा। यू कैन नॉट सॉलिडिफाई ऑल द सॉल्यूशन इन इट। अगर आप प्रॉपर क्रिस्टल बनाना चाहते हो, क्रिस्टलाइन फॉर्म में बनाना चाहते हो, कभी नहीं बन सकता है। ये प्रोसेस हमें पढ़ना है सॉल्यूशन के अंदर, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्लास 12 के अंदर, कैसे ये लेयर बाई लेयर डेवलप होता है। और जो आइस बन रहा होता है उसमें नमक का एक पार्टिकल भी नहीं जाएगा, वो सिर्फ H2O एक दूसरे से बॉन्ड बनाते जाएंगे। जितना नमक है वो लिक्विड फेज में ही हमेशा रहेगा। और हर नया जो सोल्यूशन है जो बन रहा है उसका फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे होता जाएगा। तो ऐसा नहीं कि -1 कर दोगे तो सब फ्रीज हो जाएगा, तो -500 भी कर दोगे तो भी कुछ ना कुछ ऐसा बचा रहता है। समझ रहे हो? तो आप ऐसा कर नहीं पाओगे अगर आप स्लो कूलिंग करते हो। तो फास्ट कर दोगे तो वो तो एमॉर्फस है, फिर वो होमोजेनियस ही नहीं है। होमोजेनियस जो नहीं है उसको सॉल्यूशन हम बोल ही नहीं सकते। गॉट इट? तो अभी काम की बात करें हम। सॉल्यूशन में क्या है? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये क्लियर हो गया कौन है सोल्यूट कौन है सॉल्वेंट। अच्छा, अब जितने भी ये कंसंट्रेशन टर्म है ये सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में डिफाइन किए जाते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में डिफाइन किए जाते हैं। अब मैं एक एक का नाम लिखता हूं और उनके फॉर्मूले लिखता हूं, फिर क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला टर्म आता है बेटा मोलारिटी। मोलारिटी, कैपिटल एम। फॉर्मूला, मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलालिटी, मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट। अब बताओ कितने लोग बताओगे? चलो रक्षिता बताओ। नहीं रुक जाओ, पहले बात करने, बताओ। नहीं ध्यान रहा? चलो बगैर, बोलो। श्रेया, हाँ सॉरी, आई नीड टू टेक डीप ब्रेथ। यस, आकृति,
आरजू, विनायक, सारा लड्डू खा करके तुम जो ऐसे बैठे हो ना, हाँ, गणेश चतुर्थी के दिन तुम mass of solvent in kg, very good. So this is one of the concentration जहां पे mass of solution नहीं, mass of solvent, और वो भी in kg. This is very very important. तब भी बताया था, अभी भी बताता हूँ, कोई बात नहीं, चलो होता है ऐसे, कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं। तुम लोग अब नालायक होते जा रहे हो, पता है, धीरे धीरे ना। चलो तीसरा बात है, कौन सी चीज के बारे में? मोलारिटी हो गया, मोलालिटी हो गया। कितने लोग बोलेंगे नॉर्मेलिटी? पढ़ लिया हम लोगों ने। नॉर्मेलिटी कैसे डिफाइन करते हैं? हाँ, यहां मोल नहीं होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होता, तो यहां पे भी सॉल्यूट है, इतनी लंबी कहानी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे डिफाइन करते हैं? मोल ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई वैलेंसी फैक्टर, एन फैक्टर। अच्छा, एन बाई वी क्या होता है जी? तो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर का याद आ रहा है, हम कैसे भी कर सकते हैं। चलो यहीं पे क्विकली अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ, सारा पंगा किसका है? एन फैक्टर का ना। चलो चलो, मुझे कौन बताएगा, देखते कौन क्विकली आंसर करता है। H3PO4 का एन फैक्टर कितना होगा? 3 इज राइट आंसर। H3PO2 का कितना होगा? क्या होगा तेरा विनायक? एन फैक्टर कितना होता है H3PO2 का? 1 1 कैसे होता है, कौन समझा सकता है? हाँ बिल्कुल सही, एक ही हाइड्रोजन है, पी डबल बॉन्ड ओ करने के बाद एक ही हाइड्रोजन है OH से, बाकी दो हाइड्रोजन ऐसे ये निकलेगा। तो हमारा एसिड के केस में अगर कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं दिया हो, तो जितना H प्लस आयन रिप्लेस कर सकते हैं वही हमारा क्या होता है? एन फैक्टर। ये तब भी बताया था, इंपॉर्टेंट है, रिडॉक्स में भी समझाया था आज रिवाइज कराते समय, लेकिन तीनों बार तुमने गलत बताया था, इस बार भी गलत बताया। कब करोगे रिवीजन? एग्जाम चल रहे हैं ना? नहीं चल रहा है तो तुम नहीं रिवाइज करोगे? अच्छा ठीक है, चलो यहाँ तक सबको क्लियर है। एग्जाम नहीं होंगे या नहीं होंगे? ही नहीं। चलो अच्छा ठीक है, यहां तक ठीक है ना? ओके जी। अब इसके बाद आता है एक टर्म मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? हाँ जी, मोल ऑफ जो भी कंपोनेंट अगर आप ले रहे हो उसका, एंड सभी के मोल, तो जो ध्यान आ रहा है, प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी मोल्स हैं उन सबके। तो ये चार टर्म से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं आपको, आप करना शुरू करो। अरे वो सब का जरूरत नहीं है यार, वो सब बहुत कभी कभी यूज होता है, ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले टर्म है, लिखो। हाँ सब, क्वेश्चन लिखो, लिखो क्वेश्चन। फाइंड द कैपिटल एन, स्मॉल एम, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एन aqueous solution of NaOH which contains
80 gram NaOH in 900 grams of water. Such that volume of solution becomes 1000 ml. Such that volume of solution becomes 1000 ml. आप ये सारी वैल्यूज निकालिए, चलिए जल्दी करिए। निकालिए। चलो बेटा करें। ये बता मास कितना दिया है, सॉल्यूट यही है ना, तो मोल बता सॉल्यूट का कितना पता चल गया। नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH कितना है 2, समझ में आया क्या सबको। अच्छा जी, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 900 ग्राम मास पूछ रहा हूँ, या फिर इसी को 0.9 kg लिख सकते हैं क्या। ओके ग्रेट, आ जाओ सॉल्व करते हैं उसे। पहले क्या वॉल्यूम कितना दिया है सॉल्यूशन का 1000 ml मतलब 1 लीटर। पहला वाला तो आंसर आ गया, मोल अपॉन वॉल्यूम कितना 2 मोल पर लीटर, या इसी को 2m लिखते, समझ में आया क्या। अच्छा कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा m/10 सॉल्यूशन, समझते हो क्या इसका मतलब। इसका मतलब मोलैरिटी इज 1/10, n/10 सॉल्यूशन लिखा हो तो नॉर्मेलिटी इज 1/10। अरे समझ में आ रहा है ना, ऐसे कभी कभी यूज कर। बट चलो अच्छा, पहला कितने लोग का सही हुआ हाथ उठाओ। ठीक, दूसरा देखते हैं। मोलैलिटी, मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, मोल वो 2 है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी वो कितना है 0.9, कितना आ गया 20 भाई 9/10 कहाँ से आ रहा है। अच्छा ठीक है,
ठीक ठीक ठीक, अच्छा वो तो बोल रहा था, ठीक। ओके, 20/9 मोलल, इज दैट क्लियर? ओके जी, नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे बताओ? NaOH का एन फैक्टर कितना होगा? क्यों 1 होगा बेटा? हाँ, एक ही OH पर सबको समझ में आ रहा है? एन फैक्टर बताइए, 1 है। मोल, मोल आपको पता है कितना? अच्छा वॉल्यूम, तो सीधा जो मोलारिटी वही आंसर, कितना आ गया ये कितने लोग का सही हुआ था? ठीक है, ये निकाल लिया। मोल कितना है भाई NaOH का? 2, नीचे 2 प्लस इसका मोल कितना है? 50, 1/20, अप्रोक्सीमेटली 0.04 के आसपास आएगा, उससे थोड़ा कम आएगा। क्या सबको क्लियर हो गया? ओके, तो देखो कंसंट्रेशन टर्म्स भी खत्म हो गया। अब एक करते हैं इसको, कंसंट्रेशन टर्म्स को और मोल को, दोनों को मिला के क्वेश्चन फ्रेम करता हूं, देखते हैं। अच्छा आप देखो, इतने सारे जब फॉर्मूले पढ़ लिए तो कितने लोग कह रहे सर मोल ना यहाँ बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं। मोल ऑफ सोल्यूट अगर निकालना हो तो मोलैरिटी दिया हो तो m/v, देखना ये वाले फॉर्मूले, m/v। अच्छा मोलालिटी दिया हो, मोलालिटी दिया हो तो इसी को स्मॉल m इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये सब हिडन मोल के फॉर्मूले हैं, मतलब ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद फिगर आउट करना है। और कितने लोग कह रहे हैं अगर मोल फ्रैक्शन पता हो और टोटल मोल पता हो तो भी हम मोल निकाल सकते हैं, ये सुनो। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, लिखो तो। व्हाट वॉल्यूम ऑफ, लिख पहले क्वेश्चन लिख ले। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर aqueous solution of H2SO4 is required what volume of aqueous solution of H2SO4 is required for what? To complete, बोलो, to completely neutralize 200 ml of 1 molar NaOH solution। जल्दी करिए। कितना आ रहा है देख पहले बेटा, H2SO4 ये कितना है, कितना है बता, इससे कहानी क्या बता? 0.1 मोलर, इसी का वॉल्यूम पूछा है ना, किससे रिएक्ट करा रहा है? NaOH के साथ। कितना NaOH के साथ?
200 ml कितना मोलर, और क्या बनाएगा Na2। क्या आपने बैलेंस किया पहले? नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। गलत हो गया देखो, पर अब अभी बताओ, इसको ऐसे लिखा हो, आप इसको ऐसे देखो ही मत, आप देखो कि इससे मोल कितना दिया होगा। इसका मोल कितना दिया है? 1 इंटू 200 करो, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, 0.2 मोल। अच्छा एक बात बता, अगर इसका 2x मोल है तो इसका मोल कितना होगा x? क्या हमें 2x की वैल्यू दी हुई है? 0.2, तो x कितना आ गया? 0. यानी इसका मोल कितना आ गया? अब मोल H2SO4 का भी हम कैसे निकालते हैं? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। इसका मोल कितना है? 0.1 इज इक्वल टू मोलैरिटी कितना है? 0.1 इंटू वॉल्यूम, कट के कितना आ गया? आसान था ना? सो विद दिस एवरीवन वी आर डन विद द रिवीजन ऑफ मोल कंसेप्ट एंड कंसंट्रेशन टर्म्स। कितना टाइम लगा? तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट एट द मैक्स, यही लगा ना? वो वॉल्यूम को बताने का नखरे करने वाला तरीका है कि मैंने 20 ml पिपेट आउट किया। अरे भाई तुम पिपेट आउट करो, ऐसे पलट दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो वॉल्यूम लिया वो वॉल्यूम में पता चल गया, वॉल्यूम दे दिया, मोलैरिटी दे दिया। कहानी सब में यही करना है ना, स्टोरीज में गुम मत हो जाओ, उससे डेटा निकालो। ठीक है, डन फॉर द क्लास एवरीवन।